आंखों में गम के आंसू देखेगा कौन। आंखों में गम के आंसू देखेगा कौन। भूखे की ओर दो रोटी फेंकेगा कौन। जरा मुस्कुराओ तो साथ देगा जमाना। जरा मुस्कुराओ तो साथ देगा जमाना। सूखे दरख्तों पर घर बसाएगा कौन। आभार। बीच भंवर जब डूब रही हो नैया। बीच भंवर जब डूब रही हो नैया। मुसीबत में सच झूठ बताएगा कौन। और आगे है कि चल दिए गजल की महफिल से तुम। चल दिए गजल की महफिल से तुम। नए गीत गाने को फरमाएगा कौन। और अंतिम शेर है कि खुद से फरियाद करता रहा शिदेश। खुद से फरियाद करता रहा शिदेश। एक बेबस पर जुल्म ढाएगा कौन। बहुत आभार। यह थी श्रद्धेय सिद्धेश्वर सर की गजल। नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज लता प्रासर मैडम पटना बिहार से सुखेल खेलेंगी और वार अर्जित करेंगी। निर्णायक मंडल आदरणीय राश दादा राश एवं ऋचा वर्मा मैडम द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब निर्णायक मंडल से आज का सुखेल शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। जी आभार सर, धन्यवाद। प्रस्तुति हेतु लता प्रासर मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया शुभकामनाएं प्रारंभ करें। लता जी को। लता जी, सबसे पहले तो इस सुखेल फेडरेशन का आभार और आप सबों को मेरा प्रणाम। बहुत आभारी हूँ कि मुझे फिर से एक बार सुखेल में जोड़ने का अवसर प्रदान किया। जैसा आपने कहा कि पहली 5 कविता जो है दूसरे चुनिंदा लेखकों की करनी है, तो सबसे पहली शुरुआत जिस कविता से मैं करना चाहती हूँ वह कविता एक पुस्तक है हिकायते सब, जावेद हुसैन जी की। उनकी कविता है छोटा बच्चा। ये कविता से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। छोटा बच्चा जब अदालत में पेश हुआ। छोटा बच्चा जब अदालत में पेश हुआ, उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। अदालत ने कसूर पूछा। शहर हाकिम ने उत्साह भरे लहजे में कहा, राजा के आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने पूछा, कौन सा आदेश? ताली बजाने, दीप जलाने का। तो ये थी कविता जावेद हुसैन साहब की। और अगली कविता जो मैं आप सबों के बीच रखना चाहती हूँ वह श्वेता शेखर जो पटना की है, उनकी एक कविता बुधिया और रोदाली। 8 दिन का कष्ट भोग भरी जवानी में इतवार के दिन चली गई बुधिया। जैसे तैसे अंधरिया होने से पहले पहुंचाया सबने मिलकर बिजली वाला मुर्दा घर। कौन था उसका जो जुटाता लकड़ी, करता क्रियाक्रम। चली गई बुधिया, न आई थी बताकर न गई बताकर। उस रात हुई थी बारिश धाए धाए मूसलाधार। जैसे सैकड़ों रुदालियां रो रही हूँ बुधिया के जाने पर। जैसे सैकड़ों रुदालियां रो रही हूँ बुधिया के जाने पर। और तीसरी कविता जो है वो अरविंद श्रीवास्तव जी की है। इनकी पुस्तक का नाम है प्रेम में कपास। इससे मैं ये कविता पढ़ रही हूँ और इस कविता का शीर्षक है शहर जंगल। उसकी सांसें गिरवी पड़ी हैं मौत के घर। पलक झपकते किसी भी वक्त लपलपाते छुरे का वह बन सकता है शिकार। पिछले दंगे में बच गया था वह, अभी उसने रोटी चुराई है।
उसके जिस्म पर चोट के और नीचे पत्थर पर खून के ताजे निशान हैं। उसने गुत्थम गुत्थी सा प्रयास छोड़ दिया है। उसकी आंखें आंसू से लबालब हैं। वह तलाश रहा है किसी मददगार को। कुछ बहसियों ने पकड़ रखा है उसे पशु की मानिंद। उसकी मनसाएं ठीक नहीं लगती। चाहता हूं मैं उसे बचाना। पास खड़े पुलिस वाले की गुरेरती आंखें देख रही हैं मुझे। पास वाले पुलिस की आंखें देख रही हैं मुझे। और चौथी कविता शहंशाह आलम की है और इस कविता का शीर्षक है फरेबी आदमी। यह जो आदमी दिखाई दे रहा है उपदेश देता है। यह जो आदमी दिखाई दे रहा है उपदेश देता। सदी का सबसे श्रेष्ठ सज्जन सभ्य शरीफ बना। यह सबसे पहले गौरैया की हत्या करेगा, फिर बीज की, फिर पेड़ की, फिर नदी की, सबसे अंत में मनुष्य की हत्या करेगा। उसको अपने जैसों की भीड़ में दबोच कर, ताकि उसके फरेबी आदमी होने का सच छिपा रहे उसकी झूठी अच्छाइयों में। और अगली कविता जो मैं ले रही हूँ यह ईरावती पत्रिका से है, जो कि कविता विशेषांक है। इसी पत्रिका में है जी। लेखक है अमित। कविता का शीर्षक है मजदूर। उन पर सदन में चर्चा हो रही है उत्पीड़न के एवज में। उन पर सदन में चर्चा हो रही है उत्पीड़न के एवज में। पारित हो रहे कानून उनके हित में। समितियों का जन्म हुआ। चुनावी ऐलान में शामिल है कई वादे। इन सब से बेखबर काम पर मजदूर थोड़े और पैसे की चाहत में माथे पर बोझिल लड़ी में रख लेता है एक और ईंट। रख लेता है एक और ईंट। तो ये 5 लेखकों की कविताएं मैंने सिलसिलेवार से पढ़ दिया है। अब बारी है मेरी अपनी कविता की। आगे सबसे पहली कविता जो मैं कहना चाहती हूँ उस कविता का शीर्षक है उड़ जाऊं। जी करता है उड़ जाऊं मैं नील गगन में। जी करता है उड़ जाऊं मैं नील गगन में। किंतु कैसे पड़ी बेड़ियां पांवों में, हथकड़ियां है हाथों में, और बंधा है जीवन मेरा अदृश्य धागों से। जी करता है उड़ जाऊं मैं नील गगन जी करता है उड़ जाऊं मैं नील गगन में। और आगे की कविता करता साहत वेदना है। ढूंढता कौन फिर मरहम किस लिए। पट्टी चढ़ी है दीवारदारों की। ऐसा क्यों करूं भला इस सोच ने रास्ते भटकाए। चलती जा लंबे रास्ते अनगिनत कहानियां खुद से भेद। कौन पूछने की जुटा पाएगा हिम्मत। सियासत दां तख्त जदा है। जमीर और ईमान तहखाने की तीरगी में अस्तित्व की तलाश में है। एक समय आता है हमारे बीच से कोई लपक लेता है तख्तोताज। मुरझाए चेहरे उम्मीद से है, सपने पंख फड़फड़ाने लगते। फिर एक दिन वही रंग दिखता सबको, सदियों का रंग, उसका अपना रंग धूमिल हो गया। सबकी आंखों में बच गए केवल प्रश्न चिन्ह। सबकी आंखों में बच गए केवल प्रश्न चिन्ह। और अगली कविता है सर्द होते विचार। माफी चाहती हूँ जरा, मैं जुकाम से पीड़ित हूँ। सर्द होते विचार, जिन्हें मालूम है विचारों का तापमान बढ़ाने घटाने का इल्म। जिन्हें मालूम है विचारों का तापमान बढ़ाने घटाने का इल्म, वह अपनी पारी का इंतजार नहीं करते। उन्हें हर पारी अपनी ही लगती है। आखिर वो जाएंगे भला जिन्हें नहीं पता विचारों के उथल पुथल का स्विच कहाँ है, इसलिए वे अपनी सहमति बनाए रखते हैं। गजब की है यह विचारों की दुनिया भी।
विचारवान चीखते चिल्लाते रहते हैं। भोले भाले लोग कान बंद रखने में ही भलाई समझते हैं। फिर भला ऐसा क्यों होता है कि किताबों में दर्ज विचार मौखिक विचार से मेल नहीं खाते? फिर भला ऐसा क्यों होता है किताबों में दर्ज विचार मौखिक विचारों से मेल नहीं खाते? क्या जिनके विचार दर्ज थे किताबों में वो विचारवान नहीं थे, या फिर जिन्हें अपना विचार दर्ज करवाना था उन्होंने ही मौखिक रूप से खारिज कर दिया उन्हें? क्या जिन्होंने अपने विचार दर्ज करने में जो ऊर्जा लगाई वे बेमामूल थे? क्या जिन्होंने अपने विचार करने में ऊर्जा लगाई वे बेमामूल थे? अगली मुक्तक मैं पढ़ना चाहती हूँ एक। सलीब पर टंगे सवाल यक बैक उतर आते हैं करीब और करीब। नाजुक क्षणों में डर लगता है उम्मीद नाबूद न हो। दूसरा मुक्तक। वो बचना चाहता है मुझसे या अपने आप से, उसे ईर्ष्या है मुझसे या अपने आप से। वो शक करता है मुझ पर या अपने आप पर। वो चाहता है मुझको या अपने आप को। स्त्री पुरुष के बीच उपस्थित यह सवाल वक्त की परछाई है, वक्त की परछाई। अगली कविता। कफस में कैद है इस कदर आदमी, कफस में कैद है इस कदर आदमी, बना गया है वैद इस कदर आदमी। गुम हुआ जाता है होशो हवास आदमी का, शहद अफगन की जद में है इस कदर आदमी, शहद अफगन की जद में है इस कदर आदमी। अगली रचना। कब तक आप हमें नजरअंदाज करते रहेंगे? कब तक आप हमें। ये 8 पंक्तियों का है, आप अधिकतर 4 पंक्तियां पढ़ रही हैं तो बाद में प्रभावित होगा, इसलिए मैं आगाह कर दे रही हूँ कि कम से कम 8 पंक्तियों का नियम है। तो बाद में मैंने कहा था 2 मुक्तक को एक जोड़ा जाएगा तो कोई बात। हाँ, लेकिन 4 पंक्तियां मैंने तो सुना, 4 पंक्तियां की अधिकतर रचनाएं आप पढ़ रही हैं, वजह से नियम के अनुसार, इसलिए मैंने आगाह कर दिया। जी 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 हाँ पता है। तो मैंने कहा था कि 2 मुक्तक को एक मान लिया जाए। जी जी जी, ये संख्या कितनी पहुंची है? पहली कविता ही ऊर्जाओं ही 4 पंक्तियां की थी और अभी भी इन्होंने 4 पंक्तियों पर इसको खत्म किया, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई वो सतर्क हो जाए तो 8 लाइन कंप्लीट, भले जल्दी जल्दी पढ़ ले लेकिन 8 लाइन कर ले। 12 पंक्ति की होनी चाहिए तो जी 3 मुक्तक तो 12 पंक्ति जी की हो जाएगी, कुछ में जा सकता है। तो ये काउंटिंग कितना आ जाएगा, कितनी रचनाएं इनकी हो गई? मुझे मेरी समझ से 6 हुई। 5 आप पढ़ रही थी। 5 जी जी जी। मुश्किल बहुत पानी का था पाना, मुश्किल बहुत पानी का था पाना, मुश्किल बहुत रेगिस्तान में राह पाना। सपनों की गली में कुलाचे भरते रहिए, मुश्किल बहुत उत्साह का महल बनाना, मुश्किल बहुत उत्साह का महल बनाना। मैं मुक्तक ही चुनाव किया है मैंने इस बार कविता के लिए। सुनना चाहूँ जी जी, सुनना चाहूँ अनकहे लफ्ज, कहना चाहूँ अनकहे लफ्ज। हेरा फेरी हो रही है आजकल, सुलझा पाएंगे अनकहे लफ्ज, सुलझा पाएंगे अनकहे लफ्ज। हर तरफ जोर है उनका फिर भी कमजोर लगते हैं, हर तरफ जोर है उनका फिर भी कमजोर लगते हैं। बहाया खून पानी सा, बहाया खून पानी सा, वही क्यों कामचोर लगते हैं। कर्म का धर्म समझता कौन जो बेखुदी में हो, कर्म का धर्म समझता कौन जो बेखुदी में हो। फैसला जिनको करना था वही कफन चोर लगते हैं, फैसला जिनको करना था वही कफन चोर लगते हैं। क्या बात। सहस बहस होने दो जीवन में रस भरने को, सहस बहस होने दो जीवन में रस भरने को। अगर कोई आया है कुछ जीवन जीकर मरने को, पंच तत्व का लाज बचाओ यही राज है, पंच तत्व का लाज बचाओ यही राज है गहरा। कुछ तन का क्या है कुछ दफन हुआ कुछ जड़ने को, तन का क्या कुछ दफन हुआ कुछ जड़ने को। कुछ पीड़ा अवसाद किसी का डटे रहो हरने को, कुछ पीड़ा अवसाद किसी का डटे रहो हरने को। आने जाने वालों से गिला कहो
विसरने को। हिम्मत वाला ही जीतेगा विपदा की इस घड़ी में। हिम्मत वाला ही जीतेगा विपदा की इस घड़ी में। प्रेमालिंगन में भरकर बहने को कह दो झड़ने को। प्रेमालिंगन में भरकर बहने को कह दो झड़ने को। झेल नहीं पाता वह अपना अपमान, जिसने सीने से जमीन लगाया, जिसने सीने से जमीन लगाया। सॉरी, ये गलत आ गया है। अगली रचना दूसरी है। खजाने की गठरी बांध बांध अपनी पूरी करते साथ। खजाने की गठरी बांध बांध अपनी पूरी करते साध। मरने वाले मरते रहे, धन वाले करते नहीं अपराध। राजा रंग के खेल में दुनिया रही मगन। सिसकियां देखकर उन्हें मिलती खुशियां अगाध। सिसकियां देखकर उन्हें मिलती खुशियां अगाध। और समय बचा है। हाँ, पढ़ा जाए। समय पूरा होने पे सूचित। समय बचा हो तो अगली रचना जी पढ़ा जाए। है। जी पढ़ा जाए। समय जी, होने पे शुक्रिया। बताऊंगा मैं। जी जी। अगली रचना है, उसका शीर्षक है कूड़ा। रात बहुत हो चुकी है, बत्तियां बुझने लगी हैं। दूर से आवाज आई शटर बंद होने की। पलकें इसी शटर की तरह बंद होने लगी है। इसके अंदर बंद हो गए सपने। कुत्ते भौंक कर जता रहे अपनी पहरेदारी। बंद चहार दीवारी से निकलकर छत पर हवाओं से गुफ्तगू करने बैठ गए हम भी। कितनी बातें हुई इसका जायजा नहीं है मेरे पास। मन के कूड़े से लेकर शहर के कूड़े तक। ओह, मन गलीच हो जाता है। क्या बहस की जाए। हमने तो इसमें भी मोहब्बत ढूंढ ली है, जैसे ढूंढ लेते हैं उल्लू, गीद, चील, कौवे, पिल्लू और चींटियां। इन्हें कितनी महारत हासिल है गंदगी समेटने में। एहसान मानिए जनाब इन सब का। मौसम, महीना, प्रकृति, इनसे ही जीने का सबक ले लें। इसी में है संयमित जीवन का पाठ। नहीं तो बिन मौसम बरसात कराए जीवन पर आघात। चांद अभी नहीं है मेरे सामने, शायद मुझसे शर्मा गया हो। आसमान में फैले कूड़े उसे भी दुख देते होंगे, इसलिए चांद भी कोई उपाय ढूंढने निकला हो। सितारे तो पहले ही टूटते रहे हैं, अब तो शहर भर की बत्तियां गुल हो गई हैं। किंतु रेल की कुत्ते की आवाज शहर के जागने का प्रमाण दे रहे हैं। हवाएं कानों में कुछ कहकर निकल जाती हैं चुपके चुपके। इसे समझने की कोशिश में कब रात आधी हो गई, तब मालूम हुआ जब दर्द दस्तक दे गया। ये विदा तो नहीं थी। हाँ, कूड़े की स्मृतियों से विदा जरूर लेना चाहूंगी। हाँ, कूड़े की स्मृतियों से जरूर विदा लेनी होगी। पढ़ा जाए। बहुत सुंदर। अगली रचना है संभल जाओ। जी स्वागत है। सुबह खोलते ही अखबार खबर मिली, आदमी को पेड़ से बांधकर पत्नी और बेटी के साथ किया मुंह काला। तख्त पर बैठ तू देख रहा सब, हाय क्यों नहीं फूट गई आंखें तेरी। इस तमाशे का कारण जो भी रहा, इन कृत्यों को रचने वाले धिक्कार है तुझ पर। शर्म आने लगी है औरतों को अब तो माँ कहलाने में। धरती को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मानवता को चटनी बना चाट रहे हो। दुत्कार है तुझे जीव कहने पर। दीमक हो गए हो, नाली का कीड़ा भी फरमाता होगा। जल्द वो दिन भी आएगा जब औरत के नाम से कांपोगे। औरत अब चुप नहीं बैठेगी। अब तुम्हें जन्म देने भी घबराने लगी हैं औरतें। सोचो उस दिन क्या होगा। दानव संभल जाओ। एक दिन मिटा दिए जाएंगे मर्दानगी के सबूत। फोड़ दी जाएंगी खूंखार आंखें, काट दिए जाएंगे वो हाथ जिससे तुमने मायूसों को नोचा। तोड़ दिए जाएंगे वो पांव जिनके बल चलकर पहुंचे मासूम की सिसकियों तक। छी छी, धिक्कार है तुझ पर। बेटा पिता आदि न जाने कितने रिश्तों के डोर से बांध रखी थी, सारी डोरियां जला दी तुमने। बस अब एक नाड़ी से बंधे हो तुम, इसीलिए नाड़ियां भी काट दी जाएंगी तुम्हारे नाम पर। फिर क्या करो? सोचो, खूब सोचो। अभी थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा न हो वक्त की डोरी भी टूट जाए। संभलने में जितनी देर होगी वक्त तुम्हें पीछे ढकेल आ जाएगा।
ईश्वर करे कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। संभल जाओ, संभल जाओ। बहुत उम्दा जी, और पढ़ा जाए। जी, और अगली रचना है, कैसे फूटेंगी मेरे कंठ से मृदु आवाज, कैसे फूटेंगी मेरे कंठ से मृदु आवाज, जब जब बरसाई तूने मुझ पर लाठियां, जब जब किए मेरी कोख पर प्रहार, चीख भी न सकी माँ की ममता। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेंगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। सकरी गलियों के कोठों तक का सफर, कहीं आग लगाई तो कभी पी लिया जहर, इन सब के बीच बोलो बोलो, कैसे फूटेंगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। लेकर भी तूने जननी को जन्म लेकर भी तूने जननी को कोसा, अपनी ही माँ को वीराने के हवाले किया, इन वीरानों भी माँ सुनती रही किलकारी। बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेंगे मेरे कंठ से मृदु आवाज। तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, जब होंगे नितांत अकेले, करनी पड़ती है तुम्हें भी अकेले से मुठभेड़, तब याद आती है तुम्हें माँ। बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। काली स्याह रातों में भटकते फिरते हो, इधर उधर बस एक खुशी की तलाश में, घर में बिखरी खुशियों को दरकिनार कर। बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। भटको नहीं, रास्तों की सीमाएं अनंत है, भटकने से छूट रही है मंजिल तुम्हारी, किसी की आह बुलाती है तुम्हें, इसे छोड़ दिया है तुमने कराहते हुए। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। तुम्हारी कलाइयां सस्ती है राखियों से, आस बनती है तुम्हें अपनी रक्षा की, उसी बहन को खून से नहलाया तुमने। बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। बहुत सुंदर। और अगली कविता है छोटी सी, कि बेटी बेटी ना कर, अगली कविता का शीर्षक है बेटी। बेटी बेटी ना कर, बेटी है बेटी की जननी, हो रही जिसकी मंगनी। आज अगर न होती। धन्यवाद तो मैडम, यह आपका समय जी। समाप्त हुआ। जी शुक्रिया जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, जी। काफी उम्दा रचनाओं का चयन किया आपने। तो अब वार प्रदान करने का समय है, अतएव आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से लता पराशर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करने का आग्रह करता हूं। बहुत ही मजबूत कवयित्री है लता जी, और इन्होंने बहुत ही संतुलित ढंग से इस कार्यक्रम को चलाया है। बहुत ही और इनका बोलने का जो रफ्तार है वो बहुत ही संतुलित था, और कर्णप्रिय जिसको कहते हैं कि अच्छा लग रहा था। और इन्होंने रचनाओं में भी जो दूसरे की रचना उसमें भी विविधता थी, और बहुत ही मार्मिक रचनाएं थी। बुधिया वाली रचना जो थी, फिर गौरैया की हत्या की और जो पर्यावरण पर थी, तो वो पुष्प में इनको मैं पास देती हूँ क्योंकि सारी रचनाएं मुझे पसंद आई। थोड़ा सा मुझे मेरी समस्या हुई जो मैंने बीच में टोका इन्हें, कि मुझे जहाँ तक पता है कि 8 पंक्तियां कम से कम उसमें होनी चाहिए। 12 पंक्ति तो मैडम। 12 पंक्ति का, तो उसमें इन्होंने कहीं कहीं, तो इसलिए मैंने बीच में टोका। तो खेत के साथ दो तो उनका बहुत ही छोटी कविताएं थी। और एक और प्रॉब्लम से हुई कि बाद में जो इन्होंने शुरू किया तो अगली बात कहना मिस कर गई। अब पता नहीं चला था कि खत्म कहाँ से हुआ और फिर अगली कविता शुरू कहाँ से हुई। तो मैंने कुछ अंदाज लगाया, और बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता है, कोई निरोह में पढ़ रहा है तो इसलिए 10 पुष्प, और मैं इन्हें 10 पुष्प में मैंने 5 पुष्प और 10 वार हो गया, और मैं इनको 8 देती हूँ अपनी कविताओं पे, 18 और प्रस्तुति के लिए 3।
21 बार 21 बार प्रदान किए गए आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। बहुत आभार मैडम आपका। अब मैं वो कविता भी बहुत अच्छी थी, औरत माँ बनने से कतराती है, बहुत दिल को छुआ, मार्मिकता भरी कविता है, बहुत ही अच्छी और आप बहुत ही अच्छा लिख रही हैं, बहुत बहुत बढ़िया समकालीन कविता है। धन्यवाद। कविताओं में काफी विविधता जी। रही। अब मैं आदरणीय राज दादा राज सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। माइक ऑफ है। जी बहुत स्नेह, जी बहुत स्नेह, बहुत प्रणाम। मंच को बहुत 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 नमन वंदन। मैं आज फिर एक मौका मिला है मुझे कि मैं कवित्री लता पराशर जी को सुन रहा हूं। मैंने इसके पहले भी कई बार, शायद एक दो बार तो जरूर कहीं व्यक्तिगत जहां हम बैठे हैं तो वहां इनकी रचनाओं को सुनने का मौका मिला और इनकी रचनाओं को पढ़ने का भी मौका मिला है व्हाट्सएप पे कई बार। तो बहुत सुंदर कहा हमारी बहन ऋचा वर्मा जी ने कि ये बहुत सिद्ध कवित्री हैं, बड़ा संतुलित इनका विचार रहता है, साथ में इनकी लेखनी बड़ी दिव्य होती है, इसमें दो राय नहीं है। इनके दोहे, इनकी कविताएं बहुत शानदार होती हैं। तो उसमें कुछ भी कहना शायद अतिशयोक्ति हो जाए, अतिरंजित हो जाए, लेकिन जहां तक प्रश्न है प्रतिभागी होने का तो वहां हम विद्यार्थी हो जाते हैं और जो जजेस बैठते हैं जो मार्क्स देने के लिए, उनकी प्रतिबद्धता कहीं हो जाती है। और तो यहाँ पे मैं दो तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला तो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था कि इनकी गिनती कितनी हुई रचनाओं की, जो सेल्फ इनका अपना है, स्वयं का है, तो वो जरा हमें बता दें तो फिर मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा। 11 कविताएं पढ़ी गई। 11 कविताएं हैं जी। तो 11 तो ऐसे बिल्कुल वो वार आपके साथ है, साथ में वो 5 पुष्प है तो 21 हो गया। और प्रस्तुति के लिए सही मायने में जो 3 आपने दिया है बहन वर्मा जी ने, तो 24 मार्क्स ये वार जो है वो समर्पित है। और मैंने थोड़ा सा मुझे यहाँ कहना ये होगा कि आपकी रचनाओं में वैरायटीज थी, नारी पर ही जो आपने रचनाएं की हैं उसमें भी वैरायटीज थी। 3 अलग अलग रचनाएं जो खास करके आजकल के महिलाओं, नारी के जो प्रॉब्लम्स को आपने अंकित किया, वो बड़ा खूबसूरत रहा, बड़ा सुंदर है। और ये दर्द, ये वेदना जो है, ये समाज